हमारे देश हिंदुस्तान में किसी भी रिश्ते को काफ़ी हद तक महत्व दिया जाता है और लोग अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज की जो ये घटना है, इस घटना में एक ऐसे रिश्ते को तार-तार किया जाता है। जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो लोगों का सिर वाकई में शर्म से झुक जाता है। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, ये घटना वाकई में शर्मसार कर देने वाली घटना है, जिसके बारे में आप लोग जब इसकी घटना के बारे में सुनेंगे तो आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता वाले लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और जो कोई भाई बंधु मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं। और जो कोई भी भाई बंधु मेरे अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट में शेयर किए हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास आ गई है और मैं वीडियो के लास्ट में उन सभी व्यूअर्स का नाम लूँगा। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर और इसी बिजनौर का एक थाना पड़ता है रेहड़ और इसी रेहड़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है लालबाग। और इसी लालबाग का रहने वाला गुरदास सिंह, पत्नी सुखविंदर कौर। गुरदास के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम होता है गुलजार, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल के आसपास थी, उसका नाम होता है अमिता। जो गुरदास थे अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार करते थे और उसकी हर एक फरमाइश को पूरा करते थे। वो उसके जीवन को अच्छा खासा बनाना चाहते थे, उसको अच्छा खासा पढ़ाकर उसे कुछ काबिल बनाना चाहते थे, जिस तरह की अपनी बेटी की हर फरमाइशों को पूरा कर रहे थे। एक दिन बात कर रही हूँ 21 दिसंबर 2017 की सुबह के आसपास। गुरदास अपने घर से खाना वाना खाकर अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल जाते हैं और उसके कुछ देर बाद यानी कि 10 बजे के आसपास का समय होगा, उसकी जो बेटी रहती है अमिता, वो भी घर से बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती है तो अपनी माँ से कहती है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगी। और ये नहीं बताती है कि वो किस जगह पर जा रही है और क्या करने जा रही है। उसके जाने के 3 घंटे बीत जाते हैं। जब सुखविंदर कौर को अपनी बेटी घर पे नहीं आती है तो उसको चिंता सताने लगती है। वो अपनी बेटी के मोबाइल पर कॉल करते हैं और जब कॉल करती हैं तो उसका मोबाइल बंद बताता है, जिससे कि सुखविंदर कौर यानी कि अमिता की माँ घबरा जाती है और बार बार कॉल करती है, लेकिन उसका मोबाइल ऑन बताता है। बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाती है। इसके बाद कुछ देर बाद जब वो वापस नहीं लौटती है तो वो अपने पति को फ़ोन करती है, गुरदास सिंह को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बताती है कि अमिता बाहर गई थी और वो अभी तक आई नहीं, उसको गए 3 घंटे बीत चुके हैं लेकिन घर पे नहीं आई है और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। जब गुरदास ये बात सुनते हैं तो दौड़े दौड़े अपने घर आते हैं और घर आने के बाद अपने मोबाइल से अपनी बेटी को कॉल करते हैं। जब अमिता को कॉल करते हैं तो उस समय भी उसका नंबर बंद बता रहा था, जिसके बाद वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद जब अमिता नहीं मिलती है तो वो अपने बड़े एक बेटा था जिसका नाम होता है गुलजार का एक बेटा था जिसका नाम होता है कमलजीत। वो अपने पोते कमलजीत को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अमिता का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, तुम जाकर गांव में ढूंढ आओ, कहीं वो अपनी किसी सहेली के घर तो नहीं गई है। इसके बाद उसका पोता, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, वो गांव में जाता है और गांव में लगभग 1 घंटे तक अमिता की तलाश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। इसके बाद वो अपने घर आता है और अपने दादाजी से कहता है कि मैं कई घरों में उसकी तलाश की हूँ लेकिन वो नहीं मिली है। दरअसल जो कमलजीत था वो अमिता से 5 साल बड़ा था। इसके बाद उसके जब शाम हो जाता है, दिन भर का समय बीत जाता है, अमिता का कहीं अता पता नहीं चलता है। शाम का समय होता है। इसके बाद गुरदास सिंह अपने पोते कमलजीत के साथ
और गांव के एक दो और आदमी के साथ थाने जाते हैं और थाने जाने के बाद वो अपनी बेटी की गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस उनका रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसके सुबह ही यानी कि 22 दिसंबर 2017 की सुबह किसी ने पुलिस को ये सूचना देती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक डेड बॉडी पड़ी है। जब पुलिस यह बात सुनती है तो उस घटना स्थल पर जाती है और जब वहाँ पर जाती है तो डेड बॉडी को देखती है। जब देखती है डेड बॉडी को तो डेड बॉडी पर किसी जख्म का निशान नहीं होता है, लेकिन जो डेड बॉडी थी पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। पुलिस लाश को देखकर यह अंदाज़ा लगा लेती है कि इसकी हत्या जहर खाने से हुई है और उस लड़की की जो कद काठी थी वो पूरा अमिता से मिलती जुलती थी, जिससे पुलिस देखकर अमिता के पिता को कॉल करती है। और जब अमिता के पिता कॉल करती है तो वो अपने घर से उस जगह पर जाते हैं, घटना स्थल पर जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो अमिता की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब पुलिस को यह समझ में आ जाता है कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि अमिता की है, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास थी। इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम के भेज देती है तो उसके पिताजी से यानी कि अमिता के पिताजी से पूछताछ करने लगती है और अमिता के पिताजी को बताती है कि आपकी बेटी की मृत्यु जहर खाने से हुई है। जब उसके पिता यह बात सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, मेरी बेटी जहर नहीं खा सकती। उसे मैं बहुत ही लाड प्यार से नहीं पाला ही नहीं था, बल्कि उसकी हर एक फरमाइशों को पूरा किया था। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर आपकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, उसकी हत्या जहर खाने से हुई है। लेकिन जो गुरदास सिंह थे साफ मना कर देते हैं कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। इसके बाद पुलिस के पास बस यही एक हल होता है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाए, जिसके बारे में इस केस की आसानी से छानबीन कर सके। इसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में यह जो लिखा रहता है उसके देखकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल रिपोर्ट में यह लिखा रहता है कि जो अमिता है उसकी हत्या जहर खाने से, वो तो जहर खाई ही थी, लेकिन उसके गले में उसको गला दाबने से उसकी हत्या हुई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पेट में 4 महीने को प्रेग्नेंट थी। जब पुलिस इस रिपोर्ट को देखती है तो वो भी हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस को अब ये समझ में आ चुका था कि ज़रूर ये प्रेम प्रसंग का मामला है, क्योंकि लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है और ज़रूर इसकी हत्या इसी के प्रेमी ने ही की होगी, और नहीं तो इसके घर वालों को जब इसकी बात को पता चल गया होगा तो इसके हत्या करके लाश को ठिकाने लगा दिए होंगे। इसके बाद अमिता के पिताजी को थाना बुलाया जाता है और थाने में बुलाने के बाद उससे यह बताया जाता है कि आपकी बेटी की हत्या जहर खाने से नहीं हुई है। जहर तो खाई ही थी, लेकिन उसकी हत्या गला घोंट कर मारा गया है। और इतना ही नहीं, वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जब अमिता के पिता ये बात सुनते हैं तो सुनकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है। इसके बाद पुलिस उनसे पूछती है कि क्या आपकी बेटी के किसी और के साथ चक्कर था, किसी से संबंध था? तो गुरदास सिंह साफ बता देते हैं कि नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल शरीफ थी, वो किसी के साथ उसका चक्कर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, उसके पेट में किसका बच्चा है, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। इसके बाद वो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इस केस की छानबीन करने लगती है और छानबीन करने के बाद एक दिन 2-3 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। इसके बाद जब गुरुदास जो रहते हैं घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो पोता है कमलजीत, जब से अमिता की डेड बॉडी मिली है, जब से उसकी हत्या हुई, कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगा था। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ बताते नहीं हैं। 2 दिन के बाद एक आदमी थाने में जाकर बताता है कि जिस दिन अमिता की हत्या हुई थी उसी दिन वो अमिता और कमलजीत को एक साथ कई लोगों ने देखा था। जब यह बात पुलिस वालों को पता चलती है तो तुरंत अमिता के घर आते हैं, यानी कि गुरदास के घर आते हैं और उसके पोते कमलजीत को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब कमलजीत को गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं तो उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो जो कमलजीत रहता है किसी से कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो पूरी बात सच बता देता है।
और रोने लगता है। कहता है कि हाँ साहब, अमिता की हत्या मैंने ही की थी, लेकिन मैं क्या करता, इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, मैं मजबूर हो गया था। और वो बताता है जो अमिता थी वो रिश्ते में कमलजीत की वो बुआ लगती थी। दोनों बुआ भतीजे के दोनों का रिश्ता था। दरअसल जो कमलजीत था वो अमिता से 5 साल बड़ा था। अमिता की उम्र लगभग 17 साल के आसपास थी और उसका उम्र 22 साल के आसपास था। जब अमिता अपने जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो कमलजीत जब उसको देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है, उसे पाने की कोशिश करने लगता है। उसे पता था कि मेरी बुआ लगेगी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसको पाने के लिए, अमिता को पाने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है, उससे हंस हंस के बातें करने लगता है। अमिता भी बातें करने लगती है। चूँकि दोनों एक ही घर में रह रहे थे, जब वो बात करते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। एक दिन बातों बातों में वो मजाक में ऐसी कुछ बातें कह देता है जिसको अमिता जब सुनती है तो उसको समझते देर नहीं लगती है कि कमलजीत उससे प्यार करता है। लेकिन अमिता भी इसका कोई विरोध नहीं करती है, दोनों तरफ से हामी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों ही एक ही घर में रहते थे। दोनों जब भी कोई बातें करते थे तो परिवार वालों को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगी थी कि दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। देखते ही देखते उन दोनों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन वो गलत काम भी कर लेते हैं, नाजायज़ संबंध भी बना लेते हैं। और जब एक बार नाजायज़ संबंध बन जाता है तो उनको मौका मिल जाता है, जब भी घर में कोई नहीं रहता था तो एक साथ वो नाजायज़ संबंध बना लेते थे। ऐसे ही करते करते लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन घर में किसी को नहीं पता चलता है कि आखिर ये बुआ भतीजे के बीच चल क्या रहा है। एक दिन जब अमिता को पता चलता है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है तो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, इस कदर डर जाती है कि चाह कर भी ये बात किसी को नहीं बताती है। जब वो रात को सोने जाती है तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह जब होती है तो मौका देकर कमलजीत से बात करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। जब कमलजीत यह बात सुनता है कि अमिता 4 महीने की प्रेग्नेंट है तो वो भी परेशान हो जाता है, उसको भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। इसके बाद अमिता से कहता है कि मुझे कुछ दिन का समय दो, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। जब कुछ दिन का समय बीत जाता है, अमिता फिर से कमलजीत से शादी करने का दबाव डालने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब कमलजीत जब यह बात सुनता है तो कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच बुआ और भतीजे का रिश्ता है और जब लोग इसके बारे में जानेंगे तो क्या होगा, वो लोग क्या सोचेंगे। इसके बाद जो अमिता रहती है वो गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच बहस छिड़ने लगता है। अमिता कहती है कि जब तुम मेरे पास ये काम करने आए थे तो क्या तुम्हें समाज का डर नहीं था, क्या तुम्हें घर वालों का डर नहीं था। इसके बाद दोनों में बहुत सारी बातें होती है। इसके बाद अमिता कहती है कि हम लोगों के पास बस एक ही रास्ता है कि हम दोनों जहर खाकर मर जाए। जब ये बात कमलजीत सुनता है तो उसको ये बात अच्छी लगती है, कहता है कि ठीक है, यही राय अच्छा होगा। और इस घटना के जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन वो मार्केट जाता है और जाकर कुछ नशीली दवा लेकर आता है, जो जहर होता है उसको लेकर आता है। और लाने के बाद सुबह सुबह का वक्त होता है, जो गुरदास सिंह रहते हैं वो अपने खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं और 10 बजे के आसपास जो अमिता रहती है वो घर से निकलती है और जो कमलजीत रहता है वो भी घर से निकलता है और दोनों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद कमलजीत अमिता को जहर देता है खाने के लिए। अमिता विश्वास कर लेती है कमलजीत पर और जहर खा लेती है। जब अमिता जहर खा लेती है तो कमलजीत को भी जहर खाने के लिए कहती है, लेकिन वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ पागल नहीं हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब तो ये सारे सबूत तुम्हारे साथ मिट जाएंगे। इसके बाद अमिता गुस्सा हो जाती है और उसको डांटने फटकारने लगती है। तभी कमलजीत उसी के दुपट्टा से उसका गला पकड़कर दाब देता है। वो तब तक दाबता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद अपने घर वापस आ जाता है और ये सोचता है कि सारी बला टल गई। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि जो इंसान जो काम करता है उसका फल उसे ज़रूर भुगतना पड़ता है। इसके बाद उन दोनों को जाते हुए किसी ने देख लिया था, जिसकी खबर पुलिस को दे देती है। पुलिस जब इसके बारे में जानती है तो इसकी छानबीन करती है और इस तरह से कमलजीत पकड़ा जाता है। जब ये कहानी कमलजीत पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है।
तो दोस्तों इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो कोई भी व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, प्यार दुलार देते हैं और समय निकाल कर देखते भी हैं, मैं उनका अपनी वीडियो में नाम लेना चाहूँगी, जो इस प्रकार हैं। AK अवस्थी पुणे सिटी महाराष्ट्र से, नेपाल महतो बोकारो झारखंड से, JP यादव गुजरात से, वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से, आकाश एडवोकेट झांसी से, गौतम कलिम्पाग वेस्ट बंगाल से, मनोज कुमार मोहम्मद जहीद, राजकुमार निषाद जौनपुर से, अली अहमद सूरवीर सिंह संतोष मध्य प्रदेश से, जय यादव दिनेश यादव रोहतास बिहार से। इन व्यूअर्स को तमाम तहे दिल से शुक्रिया जो कि मेरी वीडियो को देखते हैं और अपना समय निकाल कर इसको देखते हैं और इसके ऊपर कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं भी थोड़ी आगे जा सकूं। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।